सर वो लास्ट टाइम आपने जो रिसर्च पेपर जो दिया था आपने बोला वो पढ़ कर आना है ना सर। मैंने उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व तो की है, लेकिन उनकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और हमारी जो है वो डिफरेंट आ रही है। अच्छा, कैसे? सर मैंने वो उस पर लीनियर रिग्रेशन तो लगा दी। मेरी जो अपनी प्रिडिक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी और जो उन्होंने रिसर्च पेपर पे निकाली हुई है वो दोनों डिफरेंट आ रही हैं। हालांकि अच्छा, कैलकुलेशन सब सही की थी। दिखाएं मुझे आपने क्या किया है। ठीक सर, वो प्रेजेंटर बनाना है। ओके, आप 42 हैं, 42। हाँ जी, सर स्क्रीन शो हो रही है। हाँ हो रही है। सर ये मैंने निकाला था डेटा अपना, और इसके मुताबिक सर ये जो टेबल है टेम्परेचर का, टेम्परेचर CO2 कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑब्जर्व डिग्रेडेशन रेट, जो है ये सारी टेबल की जो अपनी थी ना, मैंने बताया था वो कहाँ से है। हम्म, ये- सर ये वाला टेबल है ना, यहाँ से आई हुई है। ठीक, तो यहाँ से मैंने ये सारी वैल्यूज़ उठाई हैं और यहाँ पर आके रख दी हैं। अभी ये तीनों जो है मेरे पास, ये जो टेम्परेचर, O2 और CO2 की जो कंसंट्रेशन, ये सारी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारी ऑब्जर्व कैलकुलेशन है तीनों, ये चारों। तो इन पे मैंने जब रिग्रेशन लगाई, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट कौन सा रखा है? इंडिपेंडेंट सर इसको रखा है। ऑब्जर्व्ड, ओके, ऑब्जर्व्ड रेट, ठीक है। यस सर, ये डिपेंडेंट ये रखा है और इंडिपेंडेंट ये तीन रखे हैं। ओके गुड। यस सर, तो फिर इन पे मैंने जब रिग्रेशन लगाई तो मेरे पास ये वाई प्रिडिक्टेड जो थी मेरे पास ये आई। लेकिन जो ओके इनकी इनकी मॉडल प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो ये वाली है, जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ओके, हम्म, ठीक है, इनका जो है, ठीक है, इनका डिफरेंट आ रहा है। आप एक काम करें, चैट में जो है ये एक्सेल वाली फाइल भेजें मुझे। यस सर, ठीक है, मैं आपको हाँ सेंड कर देती हूँ। हाँ, चैट में भेजिए तो फिर मैं इसको अभी हम यहाँ सॉल्व करते हैं ना। अच्छा जी, एनीबडी एल्स क्लास, एनीबडी एल्स? क्यों भाई, सो रहे हैं सब? नाश्ता करने गए? बुखार है? पेट में दर्द है? कहाँ है सब? वॉक सर करने गए? सर यही सेम इशू आ रहा था सर। सेम इश्यू आ रहा था? अरे वाह, बहुत मैंने भी जबरदस्त यार, सेम इश्यू आ रहा था। आपने फाइल बनाई हुई है, दिखा सकते हैं मुझे? क्या सर रोल मैं नंबर है? 16? यस सर। सर मैंने फिर प्रेजेंटर ये बना सेव नहीं दूं की आपको थी मैं? सर। अरे वाह जबरदस्त, मुझे पता था आपने सेव नहीं की होगी। मेरे पास कंप्लीट फॉर्म में नहीं हो सकी। कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स इन द क्लास? नो? क्यों भाई, क्या चाहते हैं आप लोग? और व्हाट अबाउट गर्ल्स? नॉर्मली जो प्रेसिडेंट रहा है कि वैसे भी ओवरऑल जो गर्ल्स होती हैं दे आर वेरी मच एक्टिव। मैंने जितने भी क्लासेस पढ़ाई हैं, ठीक है, केमिकल की, तकरीबन अगर क्लास में 6-7 गर्ल्स हैं तो 4-5 ने काम किया होता था। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई? व्हाट इज रीजन? लड़कों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। नॉर्मली गर्ल्स आर वेरी एक्टिव इन डूइंग कोर्स करिकुलम एक्टिविटीज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बेटा लड़के तो चने बेच सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ना है ना। आप लोग तो पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ रहे? सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर? बहुत दूर से आ रही है। जी बेटा बोले आप।
सर मैंने करा है, मतलब पहला वाला क्वेश्चन करा था, लेकिन दूसरे वाला मुझे आ ही नहीं रहा, पता नहीं वो रिजेक्ट। आपने पहले वाला सॉल्व किया है? जी सर। स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? 32 है आपका रोल नंबर? जी सर। ओके, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। जी, अब आप प्रेजेंटर हैं, आप शो करें आपने क्या फाइल बनाई है। वेट सर कर रही हूँ। सर मेरी फाइल दिख रही है? जी, सर ये बस डेटा बनाया था, और मैंने इक्वेशन तो नहीं लिखी, बट ये इक्वेशन मैंने यहाँ सॉल्व की थी। बट मुझे लग रहा है मेरा गलत है, बिकॉज जैसे सबने करा है वैसे नहीं हुआ हुआ। तो वैसे क्यों नहीं हुआ आपका? सर मुझे लगा कि पहला इन डाटा है ना वो लेना है, मतलब x1 x2 x3, मतलब जो फाइल में था ना वैसे मैंने नहीं करा। फिर मैंने ये इसी डाटे के हिसाब से, मतलब मैंने इसे x1 x2 लेके, सॉरी ये y और x दो x1 लेके मैंने करके हल्का सा करा था कुछ। नहीं बेटा, उन्होंने दे दिया है टेबल के ऊपर कि आपने x2 किसको लेना है, x3 किसको लेना है। ये से मुझे गलती पता चल गई, मैं इसे सही कर लूँगी। बस ये मुझसे सर एक चीज़ और ओके, मैं आपको बता देती हूँ, ये बोले यही चलिए पूछ। ठीक है, यू यू हैव पुट एफर्ट, दैट्स गुड। व्हाट आई वांट टू सी इज कि आप लोग काम कर रहे सर हैं। ये मेरे लिए जो देखिए। इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट नॉट आउटकम्स। आउटकम्स देखें विथ टाइम आती हैं। What I want from you or expect is कि you guys are getting the process, you are learning the process, कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं you are very much involved in it। ठीक है, अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर आपकी स्ट्रेंथ 70 है तो अगर 70 में से 10 बच्चे 15 बच्चे कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे विल बी वेरी मच रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, अगर सिर्फ क्लास में 2 या 3 बच्चे मुझे बताएंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे तो बाकी क्लास क्या क्या करने आई है? भंग पी के सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सर। सर ये और आई एम श्योर कि हम इस दफा जो है हो सकता है फिजिकल एग्जाम्स करें, ठीक है, 1-on-1, तो आई एम अफ्रेड कि हो सकता है कोई पास ही ना कर सके। लेकिन अगर आप लोग मुझे क्लास में रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे इतना यकीन हो जाए कि आप लोग सीख रहे हैं या कम से कम कोशिश कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को नंबर कोशिश पे देने हैं, सीखने पे देने हैं। ठीक है, मेरे पास सब सारी चीज़ें हैं, सारा रिकॉर्ड है, सारे लेक्चर्स आपके जो है रिकॉर्डेड हैं। तो क्लास परफॉर्मेंस जो है बहुत मैटर करेगा आप सबके लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी स्ट्रेंथ है क्लास की, काइंडली फोकस। ठीक है, अगर आप फोकस नहीं करें तो आप लोगों के लिए मसला होगा। सर मैं चलिए आपको ठीक है बेटा, थैंक यू। आपने जो है क्या रोल नंबर था? 31 समथिंग। 32 सर। ठीक है बेटा, 31 ने भेजना था मुझे, किसने भेजना था? 42 में भेजना था। सर आप मैं ओके, चैट में मुझे आपने भेज दिया है तो मैं इसको एक्सेल की फाइल, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। और अगली क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग मी। आई वांट रिस्पॉन्स, दैट्स इट। आएंगे भी। ओके जी, आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है या स्टार्ट हो गई होगी एटलीस्ट। कौन सा प्रॉब्लम था, कौन सा था? ओके, आई गेस दिस वन, एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट। ये रिसर्च पेपर है, ठीक है, इसके हवाले से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना था। मैं थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ
कि जो स्टडी है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल एंड कैनेटिक मॉडल फॉर मोनोथेनॉल ऑक्सीडेटिव एंड थर्मल डिग्रेडेशन फॉर पोस्ट कंबस्शन CO2 कैप्चर। अब लेट मी डू समथिंग एल्स। आई होप कि मेरी इसकी सबको विजिबल है, ठीक है, और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप सब समझ लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो स्टडी है ये एक सॉल्वेंट की डिस्टेबिलिटी आप कह लें, डिकम्पोजिशन कह लें, या डिटोरिएशन या डिग्रेडेशन कह लें। उससे पहले मैं क्योंकि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बेहतर समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम करवा दूंगा तो इट विल बी मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल, सो आई वांट टू गिव अ बेटर टच ऑफ के प्रोसेस में क्या चीजें होने जा रही हैं। आ जाए नहीं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास नेचुरल गैस के रिजर्व होते हैं, ठीक है। अगर मैं नेचुरल गैस को Ng से लिखूं तो दैट वुड बी फाइन आई गेस। नेचुरल गैस में लाइक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इज मीथेन, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कुछ ट्रेसेस उसमें इथेन के हो सकते हैं, और बाकी कंपोनेंट को छोड़ के कुछ इसमें हमारे पास ऐसे गैसेस होते हैं जो कि इसकी वैल्यू को आप ये कह लें कि डिस्टेबलाइज करते हैं, या फिर कुछ इस तरह के रीजंस क्रिएट करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए या फिर जो हम जहाँ पे कंबस्शन करा रहे हैं उसके लिए अच्छे नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम घरों के गैस की बात करें जो कि नेचुरल गैस है हमारे पास, उसमें ऑफ कोर्स मेजर कंपोनेंट मीथेन है। अगर उसमें हमारे पास आ जाए क्या H2S, ठीक है। अब अगर आप H2S को बर्न करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स इट कैन बी बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा कि चांसेस हैं कि सल्फर ऑक्साइड्स बन सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का एक मेजर चांस है बनने का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मीथेन तो बर्न होगा ही होगा, लेकिन अगर सल्फर है तो वो भी क्या होगा, बर्न होगा। अच्छा जी, ये H2S है, ठीक है। अब ये जो सॉक्स है दैट इज वेरी मच टॉक्सिक, ठीक है। अगर आप इसका सिग्निफिकेंट क्वांटिटी या एक मेजरेबल क्वांटिटी आप बर्न कर रहे हैं किसी किचन में, किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, दैट विल कॉज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से क्या होगा कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है लाइक लंग्स वगैरह वो डैमेज होंगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई जो H2S है उसको हमने रिमूव करना है। इसी तरीके से CO2 एक मेजर कंट्रीब्यूटर है नेचुरल गैस रिजर्व्स की। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो ज्यादातर जितने भी हमारे पास गैस वेल्स होते हैं उसमें 50% तक, काफी जगहों पे, कहीं पे कम भी होता है, ठीक है, ज्यादातर आपको 50% CO2 मिलेगा। नाउ 52% इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। अब जो इसमें मेजर आप कह लें कि डिसएडवांटेज है CO2 का, CO2 टॉक्सिक नहीं है। मतलब अगर हम लोग इसको इनहेल करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के लिए इतना मसला नहीं है, ठीक है, अनलेस के ऑक्सीजन खत्म हो जाए। हाँ, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास CO2 जो है फिर वो मसला क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो CO2 हमें ह्यूमन बॉडीज के लिए इतना आप कह लें कि डेंजरस या फिर टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके और प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो रिजर्व है वो सुई में है, जैसे आपको पता है सुई गैस का, ठीक है। नाउ सुई गैस अगर हम देखें कराची से कितना डिस्टेंस होगा, एटलीस्ट 650 और कम से कम 600 किलोमीटर्स
कराची से है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सुई से हमारे पास गैस कैसे आ रही है, ऑफ कोर्स एक लंबी चौड़ी आप पाइपलाइन की जाल बिछाएंगे, ठीक है। अब इस पाइपलाइन के लिए दो चीजें हैं। अब जाहिर सी बात है कि यू आर गोइंग टू गिव सिग्निफिकेंट एनर्जी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, कंप्रेसर्स लगाते हैं। अब कंप्रेसर्स ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेते हैं। अब कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा और एक सिग्निफिकेंट आप रेट पे उसको अलाउ करेंगे, तो फिर वो जाके आगे ट्रांसमिट होगा। अब एक तो ये है कि आपने एनर्जी अप्लाई की कंप्रेशन के लिए, और फिर इस गैस को सुई से लेके आप क्या करेंगे, कराची तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो भी ऐसी गैस जिसमें 50% CO2 है। CO2 तो बर्न होगा नहीं, आपके किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नेचुरल गैस की, वो डबल हो गई। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे 100 MMFC BTU जो है पर उस पे आवर पे ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन अब क्या होगा, नेचुरल गैस तो हमारे पास 50 नहीं आएगा, क्योंकि 50% तो उसको CO2 है, ठीक है। जब 50% CO2 है तो इसका मतलब ये है कि 50% हमारे पास जो है CH4 आ रही है, मीथेन आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमने खामोखा इस गैस को ट्रांसपोर्ट किया, CO2 को, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इसका। और दूसरी बात यह है कि जब हम इसको बर्न करेंगे, आपको तो मैंने एक एग्जांपल चूल्हे का दे दिया, घर में हम यूज करते हैं। अगर किसी हम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो है बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको नेचुरल गैस चाहिए होता है, ठीक है, अगर हम बर्न कर रहे हैं तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी डेफिनेटली हाफ हो जाएगी, क्योंकि 50% तो उसमें CO2 है, CO2 की कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, वी अज्यूम इट टू बी 0, ठीक है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी। एक और चीज है, नॉर्मली क्या होता है कि ये जितने भी गैसेस हैं हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइप्स में, और वो जो पाइप्स होती हैं आप ये कह सकते हैं कि अपना स्टील बेस्ड पाइप होते हैं या आयरन स्टील बेस्ड होते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इज सो एक्सपेंसिव, तो आयरन स्टील जो है इजीली यूज किया जाता है। आयरन स्टील इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गैसेस आर सो विथ हाई प्रेशर, तो जाहिर सी बात है आप सिग्निफिकेंट उसको कंप्रेशन एनर्जी दे रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो आयरन स्टील का यूज किया जाता है ताकि वो जो हमारे पास पाइप है वो फटे नहीं, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा काफी जगहों पे गैस लाइन फट गई, ठीक है, जाहिर सी बात है वो इसलिए हो जाता है कि वहां पे अगर कोई सुराख हो जाए या फिर जो है कोरोजन की वजह से वो पाइप डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से जब पाइप वीक हो जाती है या लीकेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर चांसेस हैं कि वहां पे वो बर्स्ट। तो आयरन स्टील, अगर आपके पास H2S और CO2 हैं, ठीक है, इस गैस में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगहों पे कंडेंसेशन होती है। जब कंडेंसेशन होती है तो डेफिनेटली वाटर वेपर्स भी इसमें आ जाते हैं, और इवन आपके नेचुरल गैस में भी वाटर वेपर्स होते हैं। अगर आपने उसको अच्छे से डिहाइड्रेटिंग नहीं की तो कुछ वाटर वेपर्स आएंगे। अब अगर H2S और CO2 वाटर के साथ मिलें तो क्या बनाते हैं, H2S वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑफ कोर्स एसिड, और इसी तरीके से हमारे पास जो CO2 है जब वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड्स हैं। हमें पता है कि एसिड्स आर ऑलवेज कोरोसिव बिकॉज दे टेंड टू ऑक्सीडाइज द मटेरियल्स, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं मटेरियल्स, इस वजह से वो कोरोसिव हैं। अब क्या होगा, CO2 और H2S की वजह से कोरोजन पैदा हो जाएगी पाइपलाइंस में। अब इसका मतलब यह है कि आपके लिए नागुज़ीर है कि आपने CO2 और H2S को रिमूव करना है। दैट्स वन एस्पेक्ट फ्रॉम नेचुरल गैस इंडस्ट्री। नॉर्मली आप इसको पढ़ते भी हैं काफी जगहों पे। दूसरा एस्पेक्ट क्या है CO2 का, दूसरा है हमारे पास क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग का। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में से वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इज CO2। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, जो कि सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और उनका वेवलेंथ चेंज करती हैं, ठीक है,
और उस वजह से हीट ट्रैप हो जाती है एट एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब हीट ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर पे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट बिकम्स वार्म। ठीक है, जब ये फिनोमेना ग्लोबली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हम इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। जब सरफेस ऑफ अर्थ हीट एब्जॉर्ब करेगा, हॉट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। आपने देखा होगा इवन कराची में 2-3 दफा जो है हीट स्ट्रोक का आपने नाम सुना होगा। हीट स्ट्रोक इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ओशंस की, हमारे पास जो समंदर है, ठीक है, वी नो ऑन प्रोवाइडिंग हीट लिक्विड्स टेंड टू एक्सपैंड। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास जो सी है उसका पानी जब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या चीज आना शुरू हो जाएगी? एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन आना शुरू हो तो उससे क्या है कि चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो समंदर है वो अपने काबू से बाहर आए। नॉर्मली सुनामीज वगैरह का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो चीजें हो सकती हैं। और इसी तरीके से बहुत बड़े तूफान वगैरह जो है जो हीट चेंजेस होती हैं समंदर में उसकी वजह से क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई ऐसे CO2 सोर्सेज जहां पे कंबस्शन हो रही है हमें उस CO2 को कैप्चर करना होता है। ठीक है, अब CO2 वही है, चाहे वो नेचुरल गैस में हो चाहे वो पोस्ट कंबस्शन प्लांट हो। अब पोस्ट कंबस्शन क्या है? हम बात करते हैं कंबस्शन के बाद की। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऐसा प्लांट है जो कि कोल फायर्ड है। ये छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब कोयला को आप क्या करेंगे? जलाएंगे। जब कोयले को जलाएंगे, कोई भी बर्निंग प्रोसेस हो, कोई भी फायर प्रोसेस हो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट CO2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज, हमारी जो है प्लांट्स जितने भी हो गए थर्मल प्लांट्स, इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें स्टीम चाहिए, एनर्जी चाहिए, जहाँ पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे बर्निंग जरूर होती है। ठीक है, उस बर्निंग के सिचुएशन में CO2 आपका एमिट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में आ जाता है और एटमॉस्फेयर में आके ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर देता है। That's another aspect that why we need to capture CO2। अब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मैं बहुत सारे प्रोसीजर्स में डेफिनेटली यहाँ पे नहीं जा रहा, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि अब हम क्या करते हैं। वन ऑफ द मेथड्स इज द केमिकल रिएक्शन, कि आप केमिकल रिएक्शन करवा के इन CO2 को आप कैप्चर करें। कैप्चर कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपने अगर एब्जॉर्बर्स का नाम सुना हो, एब्जॉर्बर का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? यस सर। गुड। एब्जॉर्बर में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड इम्प्योरिटी है उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ केमिकल एब्जॉर्प्शन की। जब केमिकल एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे जो केमिकल हो, केमिकली रिएक्ट करना चाहिए उस सिस्टम के साथ। हमने यहाँ से क्या करा दिया, नीचे से डेफिनेटली हम गैसेस हमेशा एब्जॉर्बर के बॉटम साइड से एंटर करते हैं बिकॉज दे टेंड टू गो अप ड्यू टू उनकी जो ना वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा जी, अगर फ्लू गैसेस हैं तो डेफिनेटली आपके पास CO2 उसमें एक मेजर कंपोनेंट है, और इसी तरीके से अगर नेचुरल गैस है तो तब भी ठीक है। अच्छा जी, अब ऊपर से हम क्या करते हैं, केमिकल सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है कि एक दो जो सॉल्वेंट हैं इस स्टडी में जैसे है MEA। ठीक है, MEA के उन्होंने क्या कर दिया, टॉप से शॉवरिंग करवा दी। नॉर्मली ऑफ कोर्स इट्स अ डाइल्यूटेड सॉल्वेंट, नॉट कंसंट्रेटेड। हम क्या करते हैं 30% तक MEA रखते हैं, बाकी आप कह सकते हैं कि वाटर होता है, ताकि जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके सॉल्वेंट रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, CO2 नॉर्मली आपके अमाइन के साथ मिलके CO2 कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट था ये क्लीन था, या इसको हम लीन सॉल्वेंट नॉर्मली कहते हैं। ये जो नीचे सॉल्वेंट है ये क्या है, रिच सॉल्वेंट है। आप ये कह सकते हैं कि इस वाले सॉल्वेंट में सॉल्वेंट प्लस CO2 है। ऊपर जो सॉल्वेंट था सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था जो कि MEA था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे CO2 को कैप्चर किया रिएक्शन के थ्रू और इसको अपने साथ लेके जा रहा है। अब
उसके बाद क्या है कि हमें ये सॉल्वेंट रीजनरेट करना होता है। तो नॉर्मली हम स्ट्रिपर या डिजॉर्बर हम कहते हैं, एक और टावर लगाया जाता है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, ये डिजॉर्बर मैंने लिखा है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं तो काफी मुश्किल हो रही है लिखने में, या नॉर्मली हम इसको स्ट्रिपर भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि आपके पास जो सॉल्वेंट आ रहा है, अब डेफिनेटली हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड बनती है, तो यू नीड टू गिव सिग्निफिकेंट एनर्जी जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो सके, जिसको हम बॉन्डिंग एनर्जी कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे बॉन्डिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट। फिर क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है और जो CO2 है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो CO2 को आप यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। ये जो आपका S है इसको आपने क्या करना है, दोबारा से रिसाइकल करना है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारा जो रिएजेंट या जो रिएक्टेंट है उसको हम रिवर्स, जो इनिशियल उसकी कंडीशन थी उसमें हम ला सकें, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो हमारा रिएक्टेंट है वो दोबारा अपनी सूरत में ना आए, अपने प्रॉपर्टीज में ना आए, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, कि हम अपने सॉल्वेंट को रिवर्स ला सकते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, उसकी वजह से जो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस बन सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकता है आपका अपना सॉल्वेंट, ठीक है। तो कुछ सॉल्वेंट हमारा ज़ाया हो जाता है, और कुछ हीट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा टेम्परेचर दिया जाता है, तो यहाँ पे भी हमारा सॉल्वेंट इरिवर्सिबल रिएक्शन का शिकार होता है। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, उसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे 1 आवर पे आपने जो सॉल्वेंट रखा है वो 100 लीटर्स रखा है, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, 100 लीटर सॉल्वेंट पर आवर की स्पीड से यहाँ पे आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि आपके प्रोसेस में अगर पूरा 1 आवर लग रहा है तो यहाँ पे दोबारा से 100 आना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या होगा कि 100 के बजाय कुछ रिएक्शन यहाँ पे हुआ, कुछ सॉल्वेंट लॉस आपका यहाँ पे हुआ। मिसाल के तौर पे 1 लीटर यहाँ पे ज़ाया हो गया आपका, ठीक है, और 1-2 लीटर यहाँ पे ज़ाया हो गए। अब अगर हम इनको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 97, 98 इस तरीके से लीटर्स जाके बचेंगे, ठीक है, ओवरऑल अगर हम क्वांटम की बात करें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मेकअप देना पड़ेगा, मेकअप सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं। तो हमारी स्टडी, ये वाली जो स्टडी है वो किस पे फोकस कर रही है, सॉल्वेंट लॉस पे फोकस कर रही है, ठीक है। अब सॉल्वेंट लॉस में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इंपैक्ट करेंगे उसकी डिग्रेडेशन में, हम उसका इन्फ्लुएंस देखना चाहेंगे रेट ऑफ डिग्रेडेशन पे, या आप ये कह सकते हैं ऑन द रेट ऑफ सॉल्वेंट लॉस, ठीक है। तो दिस इज मोर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड CO2 कंसंट्रेशन। ऐसा ही है। हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ा? हेलो। यस सर। यस सर। ओके गुड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पे। पेपर में हमें कहा जा रहा है, इन द प्रेजेंट वर्क ए मॉडल इज प्रपोज्ड फॉर प्रेडिक्शन ऑफ अमाइन सॉल्वेंट डिग्रेडेशन इन पोस्ट कंबस्शन CO2 कैप्चर प्रोसेस। इस स्टडी में इन्होंने अमाइन डिग्रेडेशन या अमाइन सॉल्वेंट डिग्रेडेशन स्टडी की है फॉर पोस्ट कंबस्शन CO2 कैप्चर। Solvent degradation combined with emissions of degradation products represents the main operational drawbacks of this process. जाहिर सी बात है, कुछ emissions होती हैं volatility की वजह से, कुछ irreversible reactions होते हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि हमने अभी लर्न किया है। This includes additional costs and impact the process efficiency and environmental balance. जाहिर सी बात है, इसमें जो है एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप 100% रिकवरी नहीं कर पा रहे सॉल्वेंट की, और जाहिर सी बात है कि वो जो आपका डिग्रेडेशन हुआ, इट हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट। तो जाहिर सी बात है कि वो एनवायरमेंटल बैलेंस भी आपका बिगड़ जाएगा।
In the present work, degradation is studied under accelerated conditions. The case of monoethanol amine solvent MEA, the influence of temperature. अब यहाँ पे वो पैरामीटर्स हैं जो कि डिग्रेडेशन को या सॉल्वेंट लॉस को कंट्रीब्यूट कर रही हैं. Influence of temperature is one of them, and oxygen concentration and CO2 concentration. तो ये तीन मेजर पैरामीटर्स हैं. ठीक है. अच्छा जी, and their effect on MEA loss and the emission of degradation products is quantified based on the experimental results. Kinetic model for both oxidative and thermal degradation of MEA is proposed and compared to previous attempts to the model MEA degradation. ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने की हैं. अब इन्होंने प्रोसेस नहीं शो किया, दैट्स टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है. ये इन्होंने डिफरेंट अपने क्या कहना चाहिए, तो उनके रिजल्ट्स थे टेम्परेचर के हिसाब से और डिफरेंट डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के हिसाब से या फिर MEA लॉस के हिसाब से या अमोनिया एमिशंस के वाले से, वो सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यहाँ पे चार्ट आउट कर दिए हैं. अच्छा जी, अब आ जाते हैं मॉडल्स पे. ये ऑक्सीडेटिव मॉडल है. ये इन्होंने इक्वेशन बैलेंस की है ऊपर वाले इक्वेशंस के थ्रू. ओके, एक मॉडल इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का ये वाला मॉडल है. अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द काइनेटिक्स ऑफ MEA ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन. इसमें इन्होंने टेम्परेचर को रखा है, इसमें इन्होंने वॉल्यूम कंसंट्रेशन को रखा है, दैट्स CO2 सॉरी, उसके बाद वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रखा है, और उसके बाद जो उनके रिजल्ट्स हैं वो रखे हैं. ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए रखे हैं इन्होंने. अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि इसके मॉडल को हमें देखना पड़ेगा. ऊपर उन्होंने मॉडल मेंशन कर दिया है. दिस इज एक्चुअली द मॉडल. अच्छा जी, एक चीज हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R की वैल्यू उन्होंने ये बता दी है हमें कि इतनी है. टेम्परेचर इज इन केल्विन. ठीक है, तो टेम्परेचर को ऑफ कोर्स हमें केल्विन में लेना है. ठीक है, नॉट इन सेंटीग्रेड्स. और उसके बाद जो है हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है जो कि मोल्स पर लीटर में है. और उसके बाद जो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो ऊपर वाले यूनिट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे इस पे. दैट्स जूल्स पर मोल. और उसके बाद जो हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, दैट्स मोल पर सेकेंड पर लीटर पर मोल पर लीटर. ठीक है, तो ये इसके हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं. अच्छा जी, अब आ जाता कि एक्सेल फाइल पे आपने जो यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, दैट्स इन सेंटीग्रेड. तो सबसे पहले तो आपने इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए. आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ओरिजिनल मॉडल को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. यहाँ पे इन्होंने सेंटीग्रेड में तो डाल दिए, बट दे शुड बी इन केल्विन एक्चुअली. ओके जी, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देता हूँ. मैं नीचे करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा. 273 ऐड करूँगा ऊपर वाली वैल्यूज़ में, तो ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, केल्विन में. ओके, अगर मैं इससे फार्मूला हटा के लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेस्ट करना पड़ेगा ये जो 1 2 3 आप देख रहे हैं उसके फॉर्म में. तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया.
अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई, ये भी हो गया। अब हमें देखना होगा कि हम मॉडल को किस तरह बनाना चाह रहे हैं। अगर इस वाले मॉडल की हम बात करें, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है वो एक्चुअली ये है, ठीक है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लीनियराइज करना पड़ेगा। मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे राइट अप किया जा सके। अच्छा जी, अब हमारे पास आर ऑक्सीडेटिव जो है, इसको मैं आर ऑक्सीडेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर है दैट्स एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हम किससे शो करते हैं जी, ए से शो करते हैं, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आप कह सकते हैं इसको। ओके, नॉट इक्वल, दैट्स एक्सपोनेंट उसके बाद हमारे पास इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है टॉप पे। एक्टिवेशन एनर्जी को नॉर्मली हम ई ए से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय आर टी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, दैट्स ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने मॉडल बनाया है ये बेस्ड ऑन ऑक्सीजन बनाया है, कि जो ऑक्सीजन और टेम्परेचर, नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और टेम्परेचर का इसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को लीनियराइज करना होगा, ठीक है। अगर हम इसको लीनियराइज करेंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, लीनियराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, अगर हम दोनों साइड से लॉग ले लें, ठीक है, अगर हम लॉग ले लें तो ये जो है हमारे पास ln r हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो है ln a हो जाएगा। अब जब कभी हमारे, आपने लॉग पढ़ी होगी आई होप, अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट के ऊपर जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आप कह लें कि पहले आ जाती है, ठीक है। तो आई थिंक इसको इस तरह होना चाहिए, ln a मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आ जाते हैं कि किस तरीके से किया है। ओके जी, ऑक्सीजन आ गया, लेकिन इसमें इन्होंने मॉडल में ऑक्सीजन को सिर्फ लिया है, CO2 को नहीं लिया है। ओके, अच्छा जी, हाँ, मॉडल के मुताबिक थोड़ा सा इसमें चलने की कोशिश करेंगे। और मैं डेटा में चला जाता हूँ, डेटा में जाके डेटा एनालिसिस पे जाता हूँ, ठीक है, रिग्रेशन पे आ गया। अच्छा जी, अब मेरे पास जो इनपुट रेंज है वो ये वाली है। अब मुझे इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, बल्कि इसको मैं अगर यूं कर दूं कि इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके जी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, और इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि CO2 मॉडल में नहीं है। ऑक्सीडेटिव में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है
अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखा है, सिर्फ 2 पैरामीटर्स की स्टडी की है। डेटा एनालिसिस में आ गया, रिग्रेशन में आ गया, वाई रेंज मेरे पास ये वाली है, और उसके बाद एक्स इनपुट रेंज में मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, रेजिडुअल्स मैंने ऐड कर दिए। ओके जी, मेरे पास जो इसमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। ओके, आपने जो निकाली थी वो ये वाली थी मेरे ख्याल में। जो स्टडी में मेंशन है वो कौन सी है? ये वाली वैल्यूज मेंशन है। जो ओरिजिनल स्टडी है वो कौन सी टेबल है? ये वाली वैल्यूज हैं प्रेडिक्टेड। यस सर, यही वाली। ओके, और मेरे पास क्या आ रहा है? ओके, मुझे मॉडल देखने दें फिर से। क्योंकि मुझे जो मसला लग रहा है ना, वो मॉडल में लग रहा है वो हमने सही नहीं किया है।
ओके, एक्चुअली मॉडल को इस फॉर्म में होना चाहिए था। अच्छा जी, हमारे पास जो रेट है दैट वाज लाइक कि ए है हमारे पास, ठीक है, एक्सपोनेंट, और उसके बाद ई ए ओवर आर टी था, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास ऑक्सीजन था। तो इस पे अगर हम लॉग लगा रहे हैं तो दैट शुड बी लाइक एल एन आर, ठीक है। यहाँ पे आर से मतलब हमारा रेट है, और इसी तरीके से जो हमारे पास ए है दैट वुड बी एल एन ए। एक्चुअली ये वाली जो है नेगेटिव में है, लॉग और एक्सपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस हमारे पास क्या आएगा, ई ए ओवर आर टी आएगा, और इसी तरीके से हमारे पास जो है प्लस एल एन ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस मॉडल को सही करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू हमारे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लॉग की वैल्यूज़ हैं अपना सॉरी जो आर की वैल्यूज़ हैं उनको लॉग में होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे पास एक्स उसमें आ जाएगा एज इंटरसेप्ट, इसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा एज एन इंडिपेंडेंट पैरामीटर अफेक्ट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जितने भी ये टर्म है ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और हमारे पास जो टर्म आएगा डिपेंडेंसी के लिए दैट वुड बी 1/T, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको हम किस में करेंगे, सिंपली हमारे पास जो है एल एन ऑक्सीजन। तो हम चलते हैं दोबारा एक्सेल वाली फाइल पे। ओके जी, ये फाइल हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास जो y है उसको मैं ln y करूँगा, और इसी तरीके से जो मेरे पास x है दैट वुड बी 1/t एक्चुअली, जो x1 है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं, और इसको मैं 1/x1 इसलिए कर रहा हूँ कि वो टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, और इसी तरीके से मेरे पास जो x2 है दैट शुड बी ln x2, ठीक है, एज पर मॉडल। इस पे मैंने लॉग लगा दिया ln, ओके जी, ये इस तरीके से इसको यहाँ कर दिया, और इट विल ऑलवेज रिमेन 0, और इसी तरीके से 1 ओवर जो मेरे पास टेम्परेचर है उसको करूँगा मैं। टेम्परेचर की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद ln x2 है जो कि मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं, दे शुड बी इन लॉग। अच्छा जी, अब जो ज़ीरो है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो ज़ीरो ही रहेगा। आप ये कह लें कि ये वाली जो पूरी टर्म है ये सारी की सारी ज़ीरो रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इस रो को यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, आखिर में जब मैं लिखूंगा तो इसको ज़ीरो मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली जो इक्वेशन है अब लिनियराइज हो गई है। अब लिनियराइज करने के बाद इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि बाकी जो मेरे पास शीट्स हैं मैं उनको हाइड कर रहा हूँ, ताकि जो हम काम कर रहे हैं
उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ओके, इसको मैं हाइड नहीं कर रहा और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो जो शीट 5 है उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा जो है मैं डेटा पे चला जाता हूँ, डेटा एनालिसिस पे आ गया, रिग्रेशन पे आ गया, उसके बाद जो मेरे पास वाई इनपुट्स हैं उस पर मैं आ गया, और उसके बाद जो है मैं मेरे पास ये दोनों जो इनपुट्स हैं उस पर मैं आ गया हूँ। That's 5.35 raised to 10. अच्छा जी, अब ये वाली जो मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे आई हैं प्रिडिक्टेड, ऑफ कोर्स दे आर इन फॉर्म ऑफ LNR। ठीक है, अगर ये LNR के फॉर्म में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग ख़त्म करने के लिए मुझे एक्सपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यू गाइस नो दैट कि हम अगर लॉग और एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो लॉग ख़त्म करने के लिए मुझे एक्सपोनेंट लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे एक्सपोनेंट कर दिया मैंने। ओके जी, और मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा इसको। अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यूज हैं ये लॉग फॉर्म में नहीं है, ये वाली जो है LNR के फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो LNR थी। ठीक है, अगर हम ln खत्म करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नो कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा इसके साथ, तो फिर जाके ये चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा जी, तो मेरे पास जो R की वैल्यूज आ रही हैं दैट्स 1.22 समथिंग, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, और जो पहली शीट है हमारी प्रिडिक्टेड वाली, मैं इसको यहाँ पे एज डिजिट्स अटैच कर रहा हूँ। ओके जी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये आप वाली जो शीट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, अब ये एक वैल्यू नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि ये 0 थी। मैंने आपको पहले बताया था जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी वैल्यू का ऐड नहीं कर रहे तो हमें फिर ये 0 ही शो करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ कि इसके जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल इस वेरी मच क्लोज जो हम कर रहे हैं, इसको होना तो एग्जैक्ट सेम चाहिए था, बट आप ये कह लें कि कुछ वेरिएशन इसमें आ रही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है ये यहाँ पे क्या किया है मैंने, आप कह लें कि जो स्टडी है हमारी उससे उठाइए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे पता है कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है ये किसकी है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की है, ए की वैल्यू है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट की वो ln a के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट में आ जाता हूँ, ये मेरे पास ln a की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको a में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के साथ भी एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा देता हूँ डायरेक्ट। ओके, मेरे इज क्लोज बट नॉट 100%। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट है दैट्स एक्चुअली अपना क्या कहना चाहिए, EA/RT। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज EA/RT। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है दैट्स 9512। इसमें भी मुझे वेरिएशन नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वैल्यू हम यहाँ पे इसको कर देते हैं
RT। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, जो पावर ऑफ क्या कहना चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, उसका जो इंटरसेप्ट अपना वो है, कोएफिशिएंट है, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्योंकि नाम वगैरह कोई नहीं दिया, तो जो हमारा अगला वेरिएबल था उसकी जो वैल्यू है दैट्स 1.62। तो एक्चुअल पेपर में 1.46 है, थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, इसको देखना पड़ेगा मुझे कि वेरिएशन क्यों आ रही है, बट दिस इज द प्रोसीजर दैट यू गो थ्रू ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स है वो सही करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली पहले मैथमेटिक्स को समझा मॉडल के, कि हमने जो मॉडल का मैथमेटिक्स यूज किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करें डेटा एनालिसिस में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, और हमारे पास स्टडी में जो मॉडल यूज किया गया है ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये आप कह लें कि पावर फॉर्म में है, लेकिन इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन ऑलवेज ब्रिंग इट इन लीनियर फॉर्म। जी कुछ कह रहे हैं? यस सर, एक क्वेश्चन है। बोल रहे हैं। सर आपने जो अभी वैल्यू लिखी है ई ए ओवर आर टी, सर उसमें टी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ई ए और आर ही सिर्फ कोफिशिएंट है ना, टी तो नहीं है। हाँ सॉरी, टी नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिस इज नॉट ओवर टी, दिस इज सिंपली आर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसका जो दूसरा मॉडल है उस पर चले जाते हैं कि उसमें क्या है। वैसे इसको सही आना चाहिए था एज पर मॉडल, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें अपना वेरिएशन क्यों आ रही है, बट स्टिल वी कैन गो विथ अदर वन। अच्छा जी, इस वाले अगर हम मॉडल में देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली वैल्यूज़ हैं। जो दूसरा मॉडल इन्होंने प्रिडिक्ट किया या यूज़ किया है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो अपना फंक्शंस ली हैं वो CO2 लिया है और टेम्परेचर लिया है, इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट देखा है इस पर। तो ये वाला जो डेटा है ये इन्होंने यूज़ करके निकाला है इसमें से। खैर ये तो प्रीवियस मॉडल्स हैं जिनका इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो आई होप कि जो हमारा प्रोसीजर है कि हम मॉडल सॉल्विंग की तरफ किस तरह जाते हैं, आई होप कि वो क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं है वो वाली चीज? यस सर। ठीक है। आई नो कि हमारा जो आंसर है वो गलत आ रहा है, वो मुझे गौर से देखना पड़ेगा कि मैंने आखिरकार ऐसी कौन सी गलती की है। ठीक है, आपने भी इसको देखना है कि मैंने आखिरकार एरर कौन सा किया है, कि वैसे इसकी जो वैल्यूज आनी चाहिए थी वो एग्जैक्ट आनी चाहिए थी। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2+2 का मतलब 4 होता है, ठीक है, वो 5 नहीं हो सकता, लेकिन हमारे सिचुएशन में 5 आया है। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके जो रिजल्ट्स थे उसमें क्यों वेरिएशन ज्यादा थी, क्योंकि यू वर नॉट फॉलोइंग एग्जैक्टली द प्रोसीजर ऑफ दैट मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया है, हमने जो हमारे पास इक्वेशन था उसको लिनियराइज किया है, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर है वो गलत आ रहा है। एक चीज हम और करके देख सकते हैं इसमें, जो हमारे पास टेम्परेचर है वैसे तो केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था मॉडल में कि केल्विन में है। इन केस इन्होंने अगर सेंटीग्रेड में लिया तो फिर चांसेस डिफरेंट हैं कि जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन फिर आपका जो ऊपर का यहाँ इन्होंने लिखा है ना, तो ये इनका फिर गलत हो जाएगा ये वाली जगह। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आर की जो वैल्यू लिया वो पर केल्विन ली है, पर सेंटीग्रेड होता तो फिर तो कुछ और चीज बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि टेम्परेचर इज इन केल्विन, लेकिन टेबल में इन्होंने सेंटीग्रेड दे दी है, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी सेंटीग्रेड में है, केल्विन में नहीं है। हम ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या पता इन्होंने जो वैल्यूज यूज की हैं वो सेंटीग्रेड में यूज किए हों। ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर कोई चेंज आता है तो, नहीं आता तो तब भी ठीक है। अच्छा जी, ओके, पहले ऐड किया था, अब माइनस करने जा रहा हूँ ताकि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ सके मेरे पास।
ओके जी, एक वेरिएबल तो एज इट इज वही आ रहा है जो उन्होंने लिखा है। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इनको ln r को r में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट करना पड़ेगा इसके साथ। और इसी तरीके से जो मेरे पास ln a है इंटरसेप्ट, उसको a में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा इसके साथ भी, एक्सपोनेंट, सॉरी, फाइव 5.35 पावर 10, सॉरी नॉट 10, 5, नहीं हमारा डिफरेंट है। इसको तो एज इट इज होना चाहिए, 5.34, 5.34। मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाली वैल्यू इतनी करीब क्यों आ रही है। जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास जो आ रहा है दैट्स 1.45 और इनके पास 1.46 है ये वाली वैल्यू। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट कैन बी 1.46। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने भी कोई गलती की है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपके जो यूनिट्स हैं, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल के ओके इन्होंने परसेंटेज में इनको यूज किया है जो कंसंट्रेशंस हैं। बार इस क्योंकि इसमें से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यूज की है इट शुड हैव बीन लाइक अपना लीटर्स, यू नो, और यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम परसेंटेज है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है कि स्पेशली यूनिट्स में तो उन्होंने कोई हेर फार नहीं की है, ठीक है। अगर उन्होंने यूनिट्स चेंज करने की कोशिश की और फिर चीज़ें की तो फिर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिट्स के हिसाब से सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूनिट कन्वर्जन करके जो सेंटीग्रेड था वो अप्लाई करके देखा है तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही आर की वो ये वैल्यूज़ हैं। इनको भी यहाँ से उठा लेता हूँ और शीट 1 पे ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। वेल इसमें यह है कि अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो मोर और लेस सिमिलर हैं, मतलब ऑफ कोर्स इट दे कैन नॉट बी द सेम, लेकिन ये है कि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ लेकिन यहाँ पे देखें इस वाली वैल्यू को, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और इसको दैट सेम, राइट, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम है। ओके जी, ये भी तकरीबन सेम है। गुड, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल चीजें सही दिखा रहा है, लेकिन कहाँ पे क्या हेर फेर हो रही है ये मुझे नहीं अंदाजा हो रहा। कि जो पेपर है रिसर्च पेपर है, वैसे अगर टू बी ऑनेस्ट अगर ये चीज़ सही हो तो जो चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं इसको आना चाहिए, बट समटाइम्स थोड़ी सी मिस कंडक्ट भी की जाती है। तो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली इन्होंने किया मैं इन पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि थोड़ी सी वेरिएशन मुझे नज़र आ रही है कि क्यों आ रही है ये चीज़। लेकिन क्योंकि हमारे रिजल्ट्स देख लें तो कुछ जगहों पे एग्जैक्टली
सेम रिजल्ट्स हैं जो हमारे आए हैं। अगर आप ये जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं आपको, इनके वैल्यूज़ को आप देख लें और जो आप पेपर में जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ऐसा ही है। और अगर हम बात करें कुछ और वैल्यूज़ की, तो कहीं कहीं पे कुछ वेरिएशन है। ठीक है, तो जैसे ही अपना ये वाली वैल्यू डिफरेंट है। जो स्पेशली जो मेजर चीज़ है वो कोएफिशिएंट्स हैं। कोएफिशिएंट्स में इतनी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। और इस वाले अगर कोएफिशिएंट की बात करें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, ऑक्सीजन की, तो ये वाली जो हमारे पास कोएफिशिएंट है ये तकरीबन वही है 1.46 जो कि पब्लिश्ड पेपर में है। ठीक है, ये वाली। लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा हमारा इनके साथ, और ये वाला मैच नहीं कर रहा। वेल इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्यों मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमने जो प्रोसीजर अप्लाई की है दैट्स 100% करेक्ट, उसमें कोई मसला नहीं है। हमारा प्रोसीजर सही है। हाँ, कहीं पे यूनिट में क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया है कि ये जो आपके वॉल्यूम कंसंट्रेशन परसेंटेजेस हैं ये इन्होंने किस तरह कन्वर्ट किए हैं, या अज्यूम कर लिया है इसको, क्योंकि इसमें हम वैसे वॉल्यूम है तो इसको हम मोल कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये अपना जो है मोल में हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज है वो मोल परसेंटेज के बराबर होता है। तो इसमें तो खैर इशू इतना नहीं होना चाहिए। तो ये भी ठीक है, मोल अज्यूम हो सकता है। हाँ जी, तो मेथड क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? नो सर। हाँ जी, किसी और को कोई questions? सर जी सर जो आपका वो RT वाला कोफिशिएंट है सर, उसमें -41730 उसकी मतलब PDF में उसकी वैल्यू है। हाँ उसको अगर हम बिल्कुल। डिवाइडेड बाय R करेंगे तो सर तकरीबन सिमिलर वैल्यू आ रही है जो आपने निकाली है। फर्क है। तो नहीं, सर फर्क आपकी नहीं। सर 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट आ रही है। ये 4 डिजिट आ रही है। इसको हाँ, अगर हम और ये 5 डिजिट है यहाँ पे। इसको हम R से डिवाइड करें। ये आर इन्होंने लिखा है तो आर से डिवाइड नहीं है। नहीं सर, ये जो वैल्यू है ना, तो ये आर नीचे आ रहा है, अगर आर को हटा देना तो फिर ये अलग चीज थी। लेकिन अच्छा आर इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आर के साथ इन्होंने डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, मतलब दैट्स फाइन, इतना मसला नहीं है इसमें। मतलब हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, अब क्योंकि हमने पेपर रैंडमली उठा लिया मैंने, तो उस वजह से मुझे नहीं पता क्या और इसमें इन्होंने इस तरह जो वेरिएशन है क्यों आ रही है, लेकिन वेरिएशन आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम एक प्रोसीजर जब रिपीट कर रहे हैं इट शुड बी द सेम। ठीक है ना? तो या तो गलती हमसे हो रही है या फिर जो पेपर जिन्होंने लिखा है उनसे गलती हो रही है। और ज़्यादातर जो मुझे एरर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्वर्जन है वहाँ पे होगी कहीं। ठीक है ना? और कहीं पे मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल ठीक है, प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, अब एक पेपर में आपको देने लगा हूँ और उसमें कुछ कारण मेरे ख्याल में शायद डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका फोल्डर ये है। ओके जी, ये वाला शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ, डेंसिटीज वाला। नो सर। कौन सा सर? ये वाला पेपर, स्क्रीन आ रही है मेरी? नो सर। नो सर, ये शेयर नहीं अच्छा किया। जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। ये तो सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट्स की हैं। ठीक है, ये भी सारा एक्सपेरिमेंट है। मॉडल कहाँ है? ओके जी, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। ओके जी, मॉडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको छोड़ दें। ये
ये वाला मॉडल बहुत ही इजी है, डेंसिटी वाला, और आई वांट यू गाइस कि आप इस पे काम करें। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें, इसको मैं पहले उस पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो अपना क्या कहना चाहिए, जो फार्मूला है वो ये वाला है। मैं इसको यहाँ पे करके देखता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। आप ये कह लें कि दिस इज अ मॉडल नाउ। ठीक है, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी के ये यूनिट्स हैं केजी पर मीटर क्यूब। ए इज व्हाट, बताएगा ए क्या है? कोफिशिएंट। गुड, ए इज कोएफिशिएंट। टी इज व्हाट? टेम्परेचर। 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 वाई इज डिवाइडेड बाय के? यूनिट। यूनिट। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये सिर्फ टी है। एक्चुअली ये मेंशन कर रहे हैं भाई टी हमने केल्विन में लिया, तो आपने डिवाइड नहीं कराना, सिर्फ टी स्क्वायर करना है। क्या करना है? टी स्क्वायर। बस के इसलिए है कि के इज यूनिट, ताकि पता हो कि जो टेम्परेचर है वो किस में है, केल्विन में। समझ रहे सर हैं ये ना? बेसिस तो शो नहीं कर रहा। हाँ, बेसिस क्या तो कह शो रहे नहीं कर रहा। बेसिस नहीं, ये यूनिट शो कर रहा है। के इज यूनिट एक्चुअली टेम्परेचर का। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद b जो है सेकंड कोएफिशिएंट है टेम्परेचर का। ये फर्स्ट कोएफिशिएंट था, ये क्या है? सेकंड कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरीके से t अगेन टेम्परेचर है, यूनिट क्या रखेंगे उसका? केल्विन रखेंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं है ये। दोबारा जो t है, पहले वाला जो टी स्क्वायर था, अगर आप इसको यूं देख लें, अब यहाँ पे भी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी, क्योंकि हमने तो जब टेबल डालते हैं तो वैल्यूज डालते हैं, यूनिट नहीं डालते साथ में। आपने डेंसिटी के यूनिट्स डाल दिए, दैट्स एक्चुअली योर वाई। ठीक है, तो x1 में क्या आ जाएगा? x1 में आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो x2 है, दैट्स योर अपना t ओनली। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी है, और उसके बाद आखिर में इसको क्लोज करें, और आखिर में क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल गेट डेंसिटी मॉडल। तो फिर आपने क्या प्रेडिक्ट करना है? ए प्रेडिक्ट करना है और बी प्रेडिक्ट करना है। तो ये दो मेजर कोएफिशिएंट्स हैं, और आपके जो ए बीज हैं, आप कह लें कि यहाँ पे जो आपको मॉडल दिए गए हैं उसके बराबर ही होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। ओके, यहाँ पे इन्होंने कर दिया है ए बी सी डी ई। ओके, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, दिस इज सी। ठीक है, आखिर में, और ये डी कहाँ से आ गया? और ई भी है इसमें। ओके, दोबारा मैं देखता हूँ। ए बी सी, ए बी सी तक होना चाहिए ना इसको, डी क्यों है? ओके, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि डी क्या है, होना चाहिए डी। एक्सप्लेन किया इन्होंने। ओके, सी यहाँ पे जो है प्योर अनसर्टेनिटीज हैं। ओके, तो ये कुछ और चीज़ है, ये कोएफिशिएंट नहीं है। ए बी सी डी ए आर मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पे बता दिया। ए से मतलब ये है कि 8.5 पास्कल प्रेशर क्या रखा है इन्होंने, कंडीशंस हैं ये। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, ये क्या है? ऑपरेटिंग कंडीशंस है फॉर दैट स्पेसिफिक वैल्यू। ए इज फॉर प्रेशर। ठीक है, तो आपका इसका लेना देना नहीं है इसके साथ कोई भी। हाँ, टेम्परेचर आप याद रखेंगे, टेम्परेचर क्या है। तो ये वैल्यूज आप देख सकते हैं कि आपके पास किस चीज़ के हैं? टेम्परेचर के हैं। यहाँ तक आ गए? अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 टेम्परेचर्स पे जो है इन्होंने ये देखा है। उसके बाद
आपके पास दोबारा ये सारी डेंसिटीज हैं, ये डेंसिटीज इस टेम्परेचर को कोरिस्पॉन्ड कर रही हैं। फिर नीचे दोबारा टेम्परेचर है, एक्चुअली वो टेबल को उन्होंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो काफ़ी इजी है, मैं आपको इस तरह डेमो दे देता हूँ। ओके, एक शीट और कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ लिनियराइज। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैंने दोबारा से टेम्परेचर, फिलहाल मैं टेम्परेचर को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ओके जी, ये हो गया। उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। हाँ जी, ट्रांसपोज कहाँ से करते हैं, याद है? ट्रांसपोज सर, पेस्ट स्पेशल से। हाँ हाँ, ये चीज़ कर लेते हैं, गुड। मैं तो भूल ही जाता हूँ यार, देखो पेस्ट स्पेशल ना, सॉरी, पहले मुझे इसको कॉपी करने दें, उसके बाद पेस्ट स्पेशल करता हूँ। ओके, पेस्ट स्पेशल कहाँ गया? सर ऊपर पे स्पेशल, जी सर इस पे। ओके गुड, ठीक है। अच्छा जी, ये कर लिया। नीचे सर, नीचे। दैट्स एक्चुअली टी ओवर के। हाँ, अब आ जाते हैं अपना डेंसिटी की वैल्यूज पे। तो पहले ये वाले उठा लेता हूँ मैं, ऊपर वाले, इसको दोबारा से सही कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी रो है उसको उठा लेता हूँ मैं। ये जिनके साथ ए आ रहा है वो मुझे हटाना पड़ेगा, ए इज एक्चुअली कंडीशंस, ठीक है ना? क्योंकि ए लिखा होगा तो फिर ये रीड नहीं करेगा। ओके जी, तो मेरे पास डेंसिटी की वैल्यूज आ गई हैं। रो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, पी लिख रहा हूँ, एक्चुअली पी इज रो। अगर चाहे तो मैं डी कर देता हूँ, दैट्स kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। आई होप कि इट्स वेरी सिंपल। और इसके इन्होंने कहाँ लिखे हैं कोएफिशिएंट्स? ओके जी, यहाँ पे लिखे हैं। तो दैट्स ए, दैट्स बी। अच्छा, बाकी चीज़ें इन पैरामीटर्स की नहीं है, क्योंकि वो जो कार्बोनेटेड सोल्यूशन था उसकी हैं। आई होप कि यहाँ पे इसके हाँ जी, एक ये वाली इक्वेशन है और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है, जो चीज़ मैं करवाना चाह रहा था ना उसमें है नहीं। चलें एक और पेपर डाउनलोड करते हैं। ओके जी, एक्चुअली जो मेरा मेजर फोकस है ना, वो आप लोगों को रेडलिक-किस्टर मॉडल करवाना है। ये कुछ रिसेंट पेपर्स हैं। आप लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं? नो सर। नहीं नहीं सर। पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते? आदत डालें। सर बेनिफिट क्या है सर रिसर्च पेपर?
आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, नई नई चीजें मिलेंगी। रिसर्च पेपर पढ़ने से एक तो यह है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी, नई इंफॉर्मेशन का पता लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे नए नए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बुक्स में नहीं हैं। ओके सर, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके जी। ये रचिंदा का पेपर है, ये मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने भी नहीं पढ़ा, अभी आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें आर के ज़रूर है। अच्छा जी, आर के मॉडल सॉल्व करेंगे आप इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो है रैडलिक-क्रिस्टर मॉडल है, इसको सॉल्व करना है आपने। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अगर आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। अब जो अपना रैडलिक-क्रिस्टर मॉडल है, ये भी एक्चुअली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिसाल के तौर पे विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, या फिर समटाइम्स जो है एक्सेस वॉल्यूम की हम बात करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपने कैलकुलेट करना हो तो उसका नीचे इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, अपना क्या कहना चाहिए रैडलिक-क्रिस्टर को। अब मिसाल के तौर पे इसमें ज़्यादा क्या होगा, बाइनरी या फिर टर्नरी सिस्टम्स होंगे। ये एक बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम कोई भी हो, मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि हम एक्स से शो करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम में दो कंपोनेंट्स हो, मिसाल के तौर पे a प्लस बी, तो हम फिर जो है x1 या x ए के साथ शो कर देंगे एक कंपोनेंट को, दूसरे के मोल फ्रैक्शन को हम दूसरे के साथ शो कर देंगे। लेकिन इन दोनों का जो फ्रैक्शन है उनका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। ये तो पता है ना आप लोगों को, ठीक है, पता है ना ये चीज? जी सर। यस सर। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले आइडेंटिफाई करना है x1 की वैल्यूज क्या हैं, या x a b जो भी वहां पे नाम दिया हो आपने उसके हिसाब से देखना है। फिर x2 की वैल्यूज देखनी है। ये दो मेजर चीजें हैं। ओके, यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दो इक्वेशन 3 और 4, यहाँ पे ये एक्सेस वॉल्यूम के लिए इन्होंने यूज किया है। जो वाई ई है, वाई इज ऑफ कोर्स द डिपेंडेंट वैल्यू, या हमारा जो टारगेट वैल्यू है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ई जो है एक्सेस वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें x1 की, तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय x2 जो कि मोल फ्रैक्शन है। आपने क्या करना है, दोनों की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे x1 जो है 0.25 है, और आपके पास x2 जो है 0.75 है। अब यहाँ पे जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0.25 और 0.75 को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने टेबल बनानी है। टेबल वैसे बनी हुई है, आपको पता है कि एक्सेस वॉल्यूम आपको गिवन होगा। तो आप क्या करें, इस वाले टर्म को, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और इसके डिवाइड में ले आए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको किस में ले आएंगे, इसको y के साथ डिवाइड में ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, हेलो, डिनोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर में। अब इसको अगर आप डिवाइड में ले आते हैं तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, y e डिवाइडेड बाय x1 इंटू x2,
ठीक है, अब ये आपका पूरा y है, ठीक है ना, ये क्या है, ये वैल्यू जो बनेगी एक्सेल में किसकी बनेगी, y की बनेगी, ये एक सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है, पूरा जो कॉलम बनेगा जाहिर सी बात है ये इसको सॉल्व करके बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा अपना, ये तो आपके पास एक्सपोनेंट है, फिर टेम्परेचर प्रेशर के कॉन्स्टेंट्स हैं, x1 माइनस x2, ये पावर आपके पास p है। अब ये जो पावर है ये एक्चुअली नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं उसके थ्रू लाते हैं। आपको याद होगा शुरू में मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइंस करवाई थी, और ये जो p है ट्रेंड लाइन का जो आपके पास पावर आता है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे डेटा एनालिसिस में जाना नहीं पड़ेगा, रिमेंबर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, ठीक है ना, इसके साथ डेटा एनालिसिस में आपने नहीं जाना। इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एक्स टेम्परेचर है डेफिनेटली, ठीक है, और जो वाई है आपके पास इस सिचुएशन में डेंसिटी है, और इसका मैंने क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाना है। मोर ऑप्शन में जाऊंगा, मोर ऑप्शन में जाके पॉलिनॉमियल में जाऊंगा, ये जो अपना है पॉलिनॉमियल का ऑर्डर ये शो करता है कि मेरे पास जो p की वैल्यू है वो क्या है। इस सिचुएशन में मेरे पास क्या है, 6 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें चले जाते हैं, इस p का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास पावर है पॉलिनॉमियल का वो क्या है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर जो है 6 रख रहे हैं तो इसका मतलब p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और एक फॉर्म इसका ये है, आप ऊपर वाला यूज करना चाह रहे हैं, गुड है, या फिर आप सिर्फ इसको करना चाह रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं। x को यहां रखें, ठीक है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे, 1 माइनस एक्स, 1 का क्या मतलब है, अगेन वही 2 मतलब है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये x1 और x2 हैं। और इसी तरीके से आप इसको इस तरह रखना चाह रहे हैं, 2x माइनस 1 कर दें तो तब भी ठीक है। तो ये उसके बाद आप जो है ऑर्डर रख सकते हैं कि जो आपके पास ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस पेपर में चले जाएं तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने शो कर दी हैं। अब अगर आप देखें तो ये A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो पावर यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, 3 तक यूज़ किया है। कितने तक यूज़ किया है, ये एक्सपोनेंट वाला है, और ये जो है जो फर्स्ट x1 x2 x3 मतलब क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये भी अगेन वही कि ऑर्डर 3 यूज किया है इन्होंने। हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो आर स्क्वायर है वो कहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। अगर हमारा आर स्क्वायर जो है 3 पे आ रहा है तो दैट्स फाइन, लाजमी नहीं कि हम जो है ना ऑर्डर 4 तक जाएं। हाँ जी ठीक है, फिर ये पेपर हो जाएगा। मैं इसको कहाँ भेजूं, चैट में डाल दूं, यहाँ पे आ जाएगा। ओके लेट मी चेक, बल्कि इसको मैंने सेव नहीं किया, व्हाट्सएप कर लिया, व्हाट्सएप कर दूं, मुझे यहाँ ट्राई करने दें। हो गया तो दैट्स गुड, राचिंदा और अगर नहीं हुआ तो फिर जो है आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ओके जी, हो तो सबकी आसानी के लिए ये मैंने यहाँ पे भेज दिया है, आपने यहीं से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। बात समझ में